नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लाता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवेल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 13। इसके बाकी के 12 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने वो नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी किए बिना शुरू करते हैं विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 13। उसने तुरंत घूमकर पीछे देखा। घूमते ही वो अपनी नादानी पर पछताने लगा। उसने खुद ही अपनी शिनाख्त कर दी थी। उसने खुद ही अपनी पोल खोल दी थी। अपने पीछे उसे एक पुलिसिये के साथ मैनेजर खड़ा दिखाई दिया। उसने सामने देखा तो 2 पुलिसियों को अपना रास्ता रोके खड़ा पाया। उसने उनके पहलू से होकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक ने उसकी बाँह थाम ली। मैं, विमल सख्त स्वर में बोला, इस बदतमीजी का मतलब जान सकता हूँ। दोनों में से किसी ने उत्तर देने का उपक्रम नहीं किया। तभी मैनेजर के साथ वाला पुलिसिया लंबे डग भरता हुआ उसके समीप पहुंचा। विमल ने देखा वो एक सशस्त्र सब इंस्पेक्टर था। ज़रा, सब इंस्पेक्टर बोला, इधर तशरीफ़ ले आइए सरदार साहब। मैं तुम्हें सरदार दिखाई देता हूँ? आप आइए तो सही सोहल साहब। मेरा नाम सोहल नहीं है। अभी मैंने आपको सोहल के नाम से आवाज़ दी थी तो घूमे तो आप फ़ौरन थे। मैंने समझा था कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। जब आपका नाम सोहल नहीं है तो आपने ऐसा क्यों समझा? ऐसा हो जाता है, अक्सर हो जाता है। आवाज़ किसी और को दी जाती है लेकिन घूम आप पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो आपके सिवाय कोई है ही नहीं, फिर भी हो जाता है। ज़रूर हो जाता होगा। आप ज़रा इधर तशरीफ़ लाइए। चलिए, प्रत्यक्ष विमल निडर स्वर में बोला। वे सब मैनेजर के कमरे में आ गए। सब लोग बैठ गए तो सब इंस्पेक्टर बोला, साहब यहाँ अकेले थे? नहीं, मैनेजर बोला, इनके साथ एक लड़की भी थी। वो कहाँ है? ऊपर कमरे में ही होगी, लॉबी में तो वो आई नहीं। उसे भी यहाँ लेकर आओ। मैनेजर और एक पुलिसिया वहाँ से बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर साहब, विमल बोला, मैं यहाँ। आप थोड़ी देर खामोश बैठिए, इंस्पेक्टर नरमी से बोला। विमल खामोश हो गया। उसने जेब से पोस्टर निकाला और उस पर छपी विमल की तस्वीर से उसकी सूरत का मिलान करने लगा। कुछ क्षण बाद उसने पोस्टर लपेटकर वापस जेब में रख लिया और बेल्ट में लगे हॉलस्टर में से रिवॉल्वर निकाल ली। आपके पास कोई हथियार है? वो बोला। इंस्पेक्टर साहब, विमल आवेशपूर्ण स्वर में बोला, ये आपके पास कोई हथियार है? लेकिन मैं नायक। यस सर, समीप खड़ा पुलिसिया तत्पर स्वर में बोला। साहब की तलाशी लो। यस सर। 10 सेकंड में नायक ने उसकी पतलून की बेल्ट में खुशी रिवॉल्वर बरामद कर ली। उसने रिवॉल्वर ले जाकर सब इंस्पेक्टर को सौंप दी। सब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर का मुआयना किया, उसकी नाल सूंघी, उसे खोलकर देखा और फिर संतुष्टिपूर्वक ढंग से गर्दन हिलाते हुए रिवॉल्वर को अपने सामने की मेज पर रखते हुए उसने पूछा, आपके पास रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस है? है, विमल बोला। दिखाइए। यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? घर पर। घर कहाँ है आपका? तभी दूसरा पुलिसिया और मैनेजर वापस लौटे। इस बार मैनेजर के साथ वो वेटर भी था जिसने विमल को ब्रेकफास्ट सर्व किया था। सब इंस्पेक्टर ने प्रश्नसूचक नेत्रों से पुलिसिया की तरफ देखा। साहब, पुलिसिया बोला, लड़की होटल में नहीं है। कमरे में नहीं है या होटल में नहीं है? होटल में नहीं है। इस बार उत्तर मैनेजर ने दिया। मुझे पता लगा है कि मेरे पिछवाड़े के दरवाजे को ताला लगवा पाने से पहले वो यहाँ से निकल गई थी। विमल ने चैन की सांस ली। पिछवाड़े से कैसे निकल पाती वो? सब इंस्पेक्टर बोला। लड़की बहुत चालाक थी, मैनेजर बोला। उसने पिछवाड़े में मौजूद दरबान को कहा था कि वो विवाहित औरत थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ मौजूद थी। पता नहीं कैसे उसके पति को शक हो गया था और वो वहाँ पहुँच गया था। वो कहती थी कि अगर वो अपने पति की निगाहों में आए बिना फ़ौरन वहाँ से ना निकल गई तो वो ज़रूर उसका और उसके बॉयफ्रेंड दोनों का खून कर देगा। दरबान को उसकी कहानी पर विश्वास हो गया था और उसने उसे पिछवाड़े से निकल जाने दिया था। सब इंस्पेक्टर विमल की तरफ घूमा। वो लड़की कौन थी? वो विमल से बोला, मेरी गर्लफ्रेंड। विमल बोला, मेरी शादीशुदा गर्लफ्रेंड। और आप कौन हैं? बंदे को मल्होत्रा कहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? बांद्रा वेस्ट। पता बोलिए। विमल ने सुरजीत के फ्लैट का पता बोल दिया। कब से रह रहे हैं आप वहाँ? 3 साल से। फिर तो वहाँ बहुत लोग आपको जानते होंगे। जी हाँ, जानते हैं। काम क्या करते हैं? मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। कंपनी का नाम पता बोलिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, दादा भाई नौरोजी रोड। आप इंश्योरेंस एजेंट हैं लेकिन अपने पास इतनी कीमती रिवॉल्वर रखते हैं? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पति से जान का खतरा था। रिवॉल्वर आपकी जाति मिल्कियत है? जी हाँ। और इसका लाइसेंस आपके घर पर है? जी हाँ। जो कि अगर हम आपके साथ आपके घर चलें तो आप हमें दिखा सकेंगे? यकीनन। और आपको बांद्रा के अड़ोसी पड़ोसी
इंश्योरेंस एजेंट मिस्टर मल्होत्रा के तौर पर आपकी शिनाख्त भी कर लेंगे। ज़रूर, क्यों नहीं। आप इस बात से इनकार करते हैं कि आप मशहूर इश्तेहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल हैं? हाँ, सरासर इनकार करता हूँ। आप जानते हैं उंगलियों के निशान कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं जानता। अब जान लीजिए, उंगलियों के निशान कभी झूठ नहीं बोलते। सृष्टि में किन्हीं दो आदमियों की उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं हो सकते। तो हमारे पास सुरेंद्र सिंह सोहल की उंगलियों के निशान उपलब्ध हैं। आपकी उंगलियों के निशानों का उनसे मिलान करने की खातिर अगर हम आपकी उंगलियों के निशान लेना चाहें तो आपको कोई एतराज़? मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप अभी मेरी उंगलियों का निशान ले सकते हैं। सब इंस्पेक्टर उलझन में पड़ गया। उसने गौर से विमल की सूरत देखी। सूरत तो इश्तेहारी वाली ही थी। क्या ये महज इत्तेफाक था कि इस आदमी की सूरत सोहल से मिलती थी? उसकी किसी बात में कोई हिचक, कोई झिझक, कोई घबराहट, कोई बौखलाहट नहीं थी। उसके पास रिवॉल्वर होना संदेहजनक बात ज़रूर थी, लेकिन अगर उसके पास उसका लाइसेंस था तो। लेकिन सोहल के नाम से पुकारे जाने पर उसने फ़ौरन पलट कर भी तो देखा था। सब इंस्पेक्टर फिर तनिक आश्वस्त हुआ। इस ब्रीफकेस में क्या है? उसने अभी भी विमल के हाथ में थमे ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। मेरे ज़रूरी कागजात, विमल बोला। आपके इंश्योरेंस के धंधे से ताल्लुक़ रखते हुए? जाहिर है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने भी आप ऐसे कागजात साथ लेकर आते हैं। यह ब्रीफकेस हर वक्त अपने पास रखने की मुझे आदत है। ज़रा ब्रीफकेस दिखाइए। विमल ने इनकार में सिर हिलाया। मैं सिर्फ इस बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि ब्रीफकेस में आपके इंश्योरेंस के धंधे से ताल्लुक़ रखते कागजात हैं। मैं ये तस्दीक ज़रूरी नहीं समझता। मैं ज़रूरी समझता हूँ। क्यों ज़रूरी समझते हैं आप? ताकि हाथ के हाथ फैसला हो सके कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ। इतनी मामूली बात के लिए झूठ बोलने से मुझे क्या फ़ायदा? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। विमल खामोश रहा। आप ब्रीफकेस दे रहे हैं मुझे? नहीं। आपका इनकार मेरे शक को दोबाला कर रहा है। आप खामखा एक नेक शहरी को परेशान कर रहे हैं। आप बिना वजह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। नायक। यस सर। साहब का ब्रीफकेस अपने काबू में करो। यस सर। नायक नामक पुलिसिये ने जबरन ब्रीफकेस उससे छीन लिया। दाता, विमल के मुंह से निकला। अब कहानी खत्म थी। ब्रीफकेस खुलते ही उसका गिरफ्तार होना लाजमी था। नायक ने आगे बढ़कर ब्रीफकेस सब इंस्पेक्टर के सामने मेज पर रख दिया। आपके पास? सब इंस्पेक्टर उंगलियों से ब्रीफकेस को थपथपाता हुआ बोला। यहाँ और भी तो सामान होगा। मेरे पास और कोई सामान नहीं, विमल बोला। मैंने इनके कमरे में एक सूटकेस देखा था। एकाएक मैनेजर की बगल में खड़ा वेटर गोपीनाथ बोल पड़ा। सूटकेस तो मैंने भी देखा था, मैनेजर बोला। अगर सूटकेस वो लड़की ना ले गई हुई तो वो भी अभी कमरे में ही होगा। गंगाधर। जी साहब। दूसरा हवलदार बोला। साहब के कमरे में जाओ, अगर वहाँ कोई सूटकेस हो तो लेकर आओ। जी साहब। गंगाधर फौरन वहाँ से बाहर निकल गया। धन करतार, विमल मन ही मन बोला। सूटकेस में उसके कम से कम आधी दर्जन बहुरूप और 4 रिवॉल्वर थी। सूटकेस ने तो रही से ही कसर भी पूरी कर देनी थी। ब्रीफकेस की रकम की कोई सफाई तो वो सोच भी लेता, लेकिन सूटकेस में मौजूद रिवॉल्वरों के बारे में वो क्या कह सकता था? सब इंस्पेक्टर का ध्यान फिर विमल के ब्रीफकेस की तरफ आकर्षित हुआ, जिस पर कि उसकी उंगलियां अभी भी दस्तक दे रही थी। वो विचारपूर्ण स्वर में बोला। तो इसमें आपके इंश्योरेंस के धंधे से ताल्लुक़ रखते हुए कागजात हैं। अभी ये बात, विमल बोला। और कितनी बार दोहरानी होगी मुझे? सब इंस्पेक्टर ने उसके प्रश्न की ओर ध्यान न दिया। देखें, वो बोला। एकाएक उसने ब्रीफकेस के दोनों खटके दबाए। ब्रीफकेस का ढक्कन ताले से अलग हो गया। उसने एक बार फिर विमल पर निगाह डाली और फिर ढक्कन उठाया। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर नायक नामक पुलिसिया, मैनेजर और वेटर तीनों सारसों की तरह गर्दन निकालकर आगे को झांकने लगे। ब्रीफकेस के भीतर निगाह पड़ते ही सबके मुंह से आश्चर्य मिश्रित सिसकारी निकल गई। मैनेजर और वेटर यूं विमल को देखने लगे जैसे वो कोई अजूबा हो। सब इंस्पेक्टर ने ब्रीफकेस के नीचे तक हाथ डालकर तस्दीक की कि सारे ब्रीफकेस में नोट थे और नोटों के सिवाय कुछ नहीं था। सब इंस्पेक्टर व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। तो ये है आपके इंश्योरेंस के धंधे से ताल्लुक़ रखते हुए कागजात। विमल ने उत्तर न दिया। इतना रुपया आपके पास कहाँ से आया? विमल परे देखने लगा। अब भी आपको इस बात से इनकार है कि आप खतरनाक इश्तेहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल हैं? विमल ने जैसे सुना ही नहीं। जवाब दे हरामजादे, एकाएक सब इंस्पेक्टर कहर भरे स्वर में बोला। पलक झपकते ही उसने अदब और शालीनता का लबादा उतार फेंका था। पलक झपकते ही उसके स्वर की मिठास गायब हो गई थी और उसकी जगह जहर घुल गया था। क्यों दो उल्लू के पट्टे? विमल उससे ज़्यादा गला फाड़ कर बोला। सब इंस्पेक्टर हड़बड़ा गया। प्रत्यक्ष उसे विमल से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। फिर एकाएक उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया। ठहर जा हरामजादे, वो दांत पीसता हुआ अपने स्थान से उठा। उसी क्षण हवलदार गंगाधर ने एक सूटकेस के साथ कमरे में कदम रखा। उसे देखकर सब इंस्पेक्टर ठिठक गया। ये सूटकेस इसके कमरे में से मिला है साहब, इसे खोलो। गंगाधर ने सूटकेस को मेज पर रखकर खोला और उसे सब इंस्पेक्टर के सामने कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने सूटकेस पर पहले निगाह डाली और फिर हाथों से उसे टटोला।
तुरंत उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। सूटकेस के भीतर के माल को देखकर अब उसे कोई शक नहीं रहा था कि उसने सही आदमी को पकड़ा था। उसने 1.25 लाख के इनाम वाले इश्तेहारी मुजरिम को पकड़ा था। उसकी आंखों के सामने अपने उज्जवल भविष्य के सपने तैरने लगे। सूटकेस बंद करो, उसने आदेश दिया, और इसे अपने काबू में रखो। गंगाधर ने आदेश का पालन किया। नोटों वाला ब्रीफकेस अभी भी मेज पर खुला पड़ा था। उसने ब्रीफकेस को बंद करने का उपक्रम किया तो एकाएक मैनेजर बोल पड़ा, इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। आपको नोट पहले गिन लेने चाहिए, मैनेजर बोला। वो किस लिए? सब इंस्पेक्टर बोला। अगर ये इतना बड़ा डाकू है तो ये भी ज़रूर किसी डकैती की रकम होगी। तो ऐसा माल पकड़वाने पर 10% का इनाम मिलता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें इनाम में कितनी रकम मिलने वाली है। तुम्हें इनाम की रकम? जी हाँ, मैनेजर दृढ़ स्वर में बोला। ये मत भूलिए कि इश्तेहारी मुजरिम की अपने होटल में मौजूदगी की खबर मैंने आपको दी थी। और वेटर बोला, मैंने इसे पहचाना था। हमारे बिना आप इसे कैसे पकड़ सकते थे? मैनेजर बोला, आपको क्या सपना आया था कि वो यहाँ छुपा हुआ था? इसकी गिरफ्तारी पर घोषित इनाम की रकम के हकदार हम हैं, वेटर बोला। और ब्रीफकेस में बरामद डकैती के माल पर इनाम के हकदार भी, मैनेजर बोला। सब इंस्पेक्टर हैरानी से बारी बारी दोनों का मुंह देखने लगा। आप लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? एकाएक वो भड़क कर बोला। इसमें दिमाग खराब हो गया होने वाली कौन सी बात है? मैनेजर बोला। किसी मुजरिम के पास से बरामद हुई रकम पर इनाम का कोई चक्कर नहीं होता। जिस 10% की आप बात कर रहे हैं वो इनकम टैक्स का केस पकड़वाने पर लागू होती है, स्मगलिंग का केस पकड़वाने पर लागू होती है, काला धन पकड़वाने पर लागू होती है, डकैती का माल पकड़वाने पर भी तो लागू होती है। मैनेजर ने जिद की। नहीं होती। होती है। मैं पूछता हूँ, पुलिस वाला मैं हूँ या आप? कानून मैं बेहतर जानता हूँ या आप? मैं कुछ नहीं जानता। आप इस रकम को गिनिए। मैं ये ज़रूरी नहीं समझता। मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो पढ़े समझते रहिए। सब इंस्पेक्टर भड़ाक से ब्रीफकेस का ढक्कन नीचे गिराता हुआ बोला। इंस्पेक्टर साहब, मैनेजर धीरे से बोला, मैं जानता हूँ आप ये रकम यहाँ हमारे सामने क्यों नहीं गिनना चाहते। क्या? सब इंस्पेक्टर सक पकाया। क्या जानते हो तुम? मैं जानता हूँ ऐसे मामलों में आप जैसे पुलिसियों की नीयत क्या होती है। आप रुपया बरामद करेंगे और चवन्नी की बरामदी कबूल करेंगे। क्या मतलब? मेरे ख्याल से इस ब्रीफकेस में कम से कम 10 लाख रुपए की रकम है। 100 की गड्डियों से भरा पड़ा है ये ब्रीफकेस। तो बाद में आप बड़े इत्मीनान से 8 लाख रुपए डकार जाएंगे और कह देंगे कि इसमें से केवल 2 लाख रुपए बरामद हुए थे। क्या बकते हो? सब इंस्पेक्टर हत्थे से उखड़ गया। मैं आपकी धमकियों में आने वाला नहीं इंस्पेक्टर साहब। आपने अगर ये नोट मेरे सामने ना गिने तो मैं अभी आपके महकमे के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को फ़ोन कर दूंगा। मैं आपको 8 लाख रुपए की रकम यूं आसानी से अकेले नहीं डकार जाने दूंगा। तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग फिर गया है? ये 2-2.5 लाख से ज़्यादा की रकम नहीं। ये 10 लाख से किसी कदर कम रकम नहीं। मैं कहता हूँ ये, आप जानते हैं, ये 10 लाख की बल्कि इससे भी ज़्यादा की रकम है। इसलिए आप इसे गिनने को तैयार नहीं। बिल्कुल, वेटर बोला। अरे बेवकूफ़ो, ऐसी रकम की बरामदी पर कोई इनाम नहीं होता। मैं कहता हूँ होता है, मैनेजर बोला। बाप, वेटर बोला, ये तो बात की बात है कि इनाम होता है या नहीं होता। अगर आपका मन साफ है तो आप ये रकम गिन क्यों नहीं डालते? जितना टाइम आप बहस करने में लगा चुके हैं उससे कम टाइम में तो ये रकम गिनी भी जा चुकी होती। अच्छी बात है, इंस्पेक्टर यूं बोला जैसे खून का घूंट पी रहा हो। गिनता हूँ। उसने ब्रीफकेस दोबारा खोला। इस बात की तस्दीक की खातिर कि सब इंस्पेक्टर रकम गिनने में कोई शरारत नहीं करने पाए, मैनेजर और वेटर मेज के और करीब सरक आए। विमल मेज से बहुत परे था लेकिन वहाँ से निकल भागने के मामले में असहाय था। कमरे का दरवाज़ा बंद था और 2 हवलदार यमदूतों की तरह उसके सामने खड़े थे। सब इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर अपने हॉलिस्टर में रख ली थी और विमल वाली रिवॉल्वर उसके सामने मेज पर पड़ी थी, लेकिन उस रिवॉल्वर तक विमल की पहुंच असंभव थी। फिर भी उसका दिमाग सजग था और वो तेजी से उस दुश्वारी से निजात पाने की कोई तरकीब सोच रहा था। सब इंस्पेक्टर ने ब्रीफकेस में मौजूद नोट गिनने आरंभ किए। वो नोटों की एक गड्डी उठाता था और उसकी कीमत बोलकर उसे ब्रीफकेस से बाहर मेज पर रख देता था। सब गड्डियाँ बराबर थी और 100 और 50 की थी, इसलिए उनकी गिनती कोई लंबा या पेचीदा काम नहीं था। नोट ब्रीफकेस से निकल कर मेज पर ढेर होने लगे। 2 लाख, 2,70,000 और फिर एक आखिरी गड्डी 50 के नोटों की थी। 10 लाख, सब इंस्पेक्टर तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला। कह रहे थे ये 10 लाख रुपया है, साला पूरा 3 लाख भी ना निकला। मैनेजर ने उचक कर ब्रीफकेस के भीतर झांका, जहाँ से कि सब इंस्पेक्टर अब 50 की आखिरी गड्डी उठा रहा था। 2.25 लाख, उसने सोचा। उसका 10% भी तो बहुत होता था, पूरे 27,500। फिर इनाम की 1.25 लाख की रकम और तभी एक गगनभेदी धमाका हुआ। ब्रीफकेस बम की तरह फटा।
सब इंस्पेक्टर का सिर उसके कंधों पर से गायब हो गया और उसका बाकी जिस्म भी मांस का नुचा हुआ लोथड़ा लगने लगा। उससे मिलती जुलती हालत मैनेजर, वेटर और गंगाधर नामक हवलदार की भी हुई। नोटों की गिनती के दौरान वे लोग विमल के आगे आ गए थे, इसलिए उन्हीं के शरीरों की ओट की वजह से विमल बच गया। हवलदार नायक, जो विमल की तरह घायल होने से बच गया था, भौचक्का सा वो करिश्मा देख रहा था जो अभी उसके सामने हुआ था। खुद विमल के लिए वो करिश्मा था। फिर एकाएक वो फुर्ती से अपने स्थान से उठा। बम के धमाके से परे जमीन पर जा गिरी अपनी रिवॉल्वर को उसने झपट कर उठा लिया। रिवॉल्वर सलामत थी। उसके हाथ में आते ही विमल शेर हो गया। उसने रिवॉल्वर को हवलदार नायक की तरफ ताना, लेकिन शेर होने की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। हवलदार नायक को जैसे लकवा मार गया था। वो यूं अपलक मेज की तरफ देख रहा था जैसे खड़ा खड़ा ही मर गया हो। विमल ने आगे बढ़कर उसके कदमों के पास पड़ा अपना सूटकेस उठाया तो उसने विमल की तरफ निगाह तक न उठाई। नोट जलकर राख हो चुके थे। विमल ने रिवॉल्वर वाला हाथ कोट की जेब में डाल लिया और दरवाज़ा खोला। धमाका सुनकर बाहर कई लोग जमा होने लगे थे। उसे कमरे से निकलता देखकर सब क्या हुआ चिल्लाने लगे। विमल ने कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी और बड़े अधिकारपूर्ण स्वर में बोला, भीतर बम फटा है, कोई भीतर कदम न रखे, मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कहना चाहा, मैनेजर साहब बेहोश हैं लेकिन सलामत है, आप सब लोग बाहर लाउन में चले जाइए, हो सकता है अभी यहाँ कहीं कोई दूसरा बम भी फटने वाला हो। तुरंत धक्का पेल मच गई। सब एक दूसरे से पहले होटल से बाहर निकल जाने की कोशिश करने लगे। विमल निर्विघ्न बाहर निकल आया। बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी। वो जीप में सवार हो गया। किसी ने उसे टोका नहीं, किसी ने उसे रोका नहीं। उसने जीप स्टार्ट की और उसे वहाँ से भगा दिया। वो सीधा बोरीवली स्टेशन पहुँचा। वहाँ उसकी टैक्सी सही सलामत वहीं खड़ी थी जहाँ उसने पिछली रात उसे लाकर खड़ा किया था। कुछ क्षण और उसने ये तसल्ली करने में गुजारे कि टैक्सी किसी की निगाहों में नहीं थी। फिर जीप से उतरकर वो टैक्सी में सवार हो गया। अपना सूटकेस उसने पिछली सीट पर डाल दिया। टैक्सी पर वो उस स्थान पर पहुंचा जहां पिछली रात उसने अपने दुश्मनों की काली फिएट खड़ी की थी। फिएट अभी भी यथास्थान खड़ी थी। विमल ने फिएट में से मशीन गन निकालकर टैक्सी की डिक्की में रख ली और फिर जुहू की तरफ रवाना हो गया। जुहू में उसने टैक्सी को उस गुप्त स्थान पर ला खड़ा किया जहाँ वो इतने दिनों से उसे छुपाकर रख रहा था। पैदल चलता हुआ वो मेन रोड की तरफ बढ़ा। सुलेमान ने उसकी मौत का जो सामान किया था उसका ख्याल आते ही उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती थी। वही ब्रीफकेस अगर उसने खोलकर खाली किया होता तो वो और नीलम दोनों मांस के नुचे हुए लोथड़े बने होटल के कमरे में पड़े होते। इतनी भयंकर धोखाधड़ी, इस सुलेमान के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, उसने मन ही मन निश्चय किया। वैसे कई बार बुराई में भी भलाई छुपी होती है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज उसने बोरीवली के होटल में देखा था। वहाँ उसके पहचान लिए जाने में ही उसका कल्याण छुपा हुआ था। वहाँ उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पहुंचकर एक तरह से ऐन उसके सिर पर खड़ी मौत से उसकी रक्षा की थी। लेकिन अभी उसकी ज़िंदगी के दिन पूरे नहीं हुए थे। वाहेगुरु को अभी उसकी मौत कबूल नहीं थी। वाहेगुरु ने अपने उस गुनहगार बंदे के अभी और कहीं इम्तिहान लेने थे। तेरा अंत न जाना मेरे साहिब। विमल के मानस पटल पर दरबार साहब की देहरी पर मत्था टेकती अपनी सूरत उभरी। मैं अंधुले क्या चतुराई। मेन रोड पर आकर वो एक टैक्सी में सवार हो गया। होटल सी व्यू, वो बोला। टैक्सी तुरंत आगे दौड़ चली। ड्राइवर ने टैक्सी को होटल सी व्यू की मार्की में ला खड़ा किया। विमल ने टैक्सी से बाहर निकलने के लिए हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया तो दरवाज़ा पहले ही बाहर की तरफ से किसी ने खोल दिया। फिर एक आदमी आनन फानन टैक्सी के भीतर घुस गया। चलो, वो ड्राइवर से बोला, टैक्सी बढ़ाओ। लेकिन विमल आश्चर्य और आवेश भरे स्वर में बोला, लेकिन मैं। खामोश, मैं कहता हूँ क्या हरकत है ये। तभी उस आदमी के हाथ में एक रिवॉल्वर प्रकट हुई जो कि उसने विमल की पसलियों से सटा दी। ड्राइवर, रिवॉल्वर वाला बोला, चैम्बूर चलो, साहब कह रहे हैं। उसने नाल से विमल की पसली को टहोका। कह रहे हो ना साहब? हाँ, विमल फंसे स्वर में बोला। क्या हाँ? ड्राइवर, विमल बोला, चैम्बूर चलो। टैक्सी आगे चल पड़ी। चैप्टर 5। घोरपड़े सी व्यू होटल पहुंचा। टैक्सी का भाड़ा चुकाकर वो बाजू की उन लिफ्टों की तरफ बढ़ा जो कि कंपनी के फ्लोर्स पर जाने के काम आती थी। वहाँ खड़ा गार्ड और सूट बूटधारी व्यक्ति दोनों उसे पहचानते थे। घोरपड़े लिफ्ट के नीचे पहुँचने का इंतजार करने लगा। तभी इत्तेफाक से उसकी निगाह सामने रिसेप्शन की दिशा में उठ गई। उसके देखते देखते एक निहायत खूबसूरत लड़की रिसेप्शन से चाबी लेकर घूमी और एड़ियाँ ठकठकाती हुई उस और की लिफ्टों की तरफ बढ़ी। घोरपड़े को उस लड़की की सूरत जानी पहचानी लगी। लड़की के हाथ में चूड़ा था। वो उलझन में पड़ गया। मांग में सिंदूर था। प्रत्यक्ष वो कोई ताजी ब्याही दुल्हन थी। वो उसकी पहचानी हुई कैसे हो सकती थी? फिर एकाएक जैसे घोरपड़े के जहन में बिजली सी कौंध गई। अरे, उसके मुंह से निकला, ये तो रोजी थी। क्या हुआ घोरपड़े? गार्ड बोला। क्यों बड़बड़ा रहे हो? रोजी? ये रोजी है। घोरपड़े फौरन सामने को लपका। रोजी, जिसे उस हरामजादे कालीचरण ने उसका इनाम बताया था और जिसके लालच में वो बेवकूफ़ बन गया था,
और उसे मिसेस पिंटो के बंगले पर ले जाने की हिमाकत कर बैठा था। साली की आंतें निकाल दूंगा, वो दांत पीसता हुआ गुर्राया। रिसेप्शन के करीब पहुंचने पर उसने देखा कि रोजी लॉबी के पृष्ठ भाग में मौजूद कई लिफ्टों में से एक में सवार हो चुकी थी। उसके लपक कर वहां पहुंचने तक लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया और लिफ्ट ऊपर को उठने लगी। उसने असहाय भाव से कंधे झटकाए और लिफ्ट के इंडिकेटर को देखता रहा। इंडिकेटर के मुताबिक लिफ्ट पहले 6ठी, फिर 8वीं और फिर 11वीं मंजिल पर रुकी। रोजी उन्हीं 3 मंजिलों में से किसी पर लिफ्ट से निकली होगी। उसने उस लिफ्ट का कॉल बटन दबाया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट नीचे पहुंची और उसका दरवाज़ा उसके मुंह पर खुला। अभी जब तुम लिफ्ट ऊपर लेकर गए थे, घोरपड़ी लिफ्टमैन से बोला, तो और सवारियों के साथ उसमें एक निहायत खूबसूरत लाल चूड़े वाली नई ब्याही लड़की थी। उसे तुमने कौन से फ्लोर पर उतारा था? लिफ्टमैन ने सक पकाकर उसकी तरफ देखा। अबे मैं कंपनी का आदमी हूँ, घोरपड़े झल्लाया। कौन सी कंपनी के? लिफ्टमैन बोला। तुम नए भर्ती हुए हो? हाँ। जल्दी बको, वो लड़की कौन से फ्लोर पर गई थी? आप बताइए साहब, आपने कौन से फ्लोर पर जाना है? घोरपड़े ने असहाय भाव से एक बार लोगों से भरी हुई लॉबी की तरफ झांका और फिर कुछ सोचकर लिफ्ट में दाखिल हो गया। 11वीं, वो बोला। लिफ्टमैन ने 11 का बटन दबाया। दरवाज़ा बंद हो गया। फिर लिफ्ट ऊपर को उठने लगी। घोरपड़े ने अपनी जेब से कमीनदार चाकू निकाला। उसने उसका खटका दबाकर चाकू खोला और कहर भरे स्वर में बोला, जल्दी बोल, लड़की को तूने कौन से फ्लोर पर उतारा था, वरना पेट फाड़ दूंगा। लिफ्टमैन के छक्के छूट गए। 8वीं, वो हकलाया। 8वीं। लिफ्ट से निकलकर वो कहाँ गई थी? मुझे नहीं मालूम, मैंने लिफ्ट से बाहर नहीं झांका था। ठीक है, मुझे भी 8वीं पर उतार। लिफ्टमैन ने 8 का बटन दबाया। घोरपड़े ने चाकू बंद करके जेब में रख लिया। लिफ्टमैन फिर भी फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा। लिफ्ट 8वीं मंजिल पर रुकी। घोरपड़े बाहर निकला। लिफ्ट का दरवाज़ा फौरन उसके पीछे बंद हो गया। लिफ्ट वहाँ से रवाना हो गई। कालीन बिछे लंबे गलियारे में घोरपड़े ठिठका खड़ा रहा और व्याकुल भाव से अपने दाएं बाएं मौजूद कमरों के बंद दरवाजे को देखने लगा। अब कैसे पता लगे कि इतने दरवाज़ों में से कौन से के पीछे रोजी थी? फ्लोर वेटर इस बारे में उसकी मदद कर सकता था। हाँ, ये ठीक है। घोरपड़े फ्लोर वेटर की तलाश में आगे बढ़ा। मैं कहता हूँ, शांतिलाल आवेशपूर्ण स्वर में बोला। सोहल के साथ कोई लड़की है। क्लब 29 में डाके के दौरान जो दाढ़ी मूछ वाला उसके साथ था, वो छोकरा नहीं छोकरी थी। सुलेमान ने संदिग्ध भाव से शांतिलाल की तरफ देखा। छोकरी? दंडवते के मुंह से अपने आप निकल गया। शांतिलाल उसी रोज नर्सिंग होम से लौटा था। उसके सिर पर और उंगली कटे हाथ पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसका पीला चेहरा और आवाज़ में कंपनी इस बात की चुगली कर रहे थे कि अभी वो अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ नहीं पा रहा था। वो मधुमेह का पुराना मरीज था, इसलिए उसके केस में ऐसी विषमताएं पैदा हो गई थी कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा वक्त नर्सिंग होम में सिडेटिव के असर में बेहोश रहना पड़ा था। तुम्हारी आंखों को धोखा तो नहीं हुआ शांतिलाल? औरत के मामले में मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती सुलेमान साहब, शांतिलाल दृढ़ स्वर में बोला। वो लड़की थी? न सिर्फ लड़की थी, बल्कि जिस रिवॉल्वर से उसने गार्ड पर गोली चलाई थी, वो मेरी थी। क्या? उस छोकरी के हाथ में मेरी रिवॉल्वर थी सुलेमान साहब। मैंने साफ साफ अपनी रिवॉल्वर पहचानी थी। तुम्हारी रिवॉल्वर उसके पास कैसे पहुंच गई थी? वो रिवॉल्वर मुझसे उस आदमी ने छीनी थी जो एक रात बालकनी के रास्ते मेरे बेडरूम में घुसा था। मुझे तब नहीं मालूम था, लेकिन अब मालूम है कि वो आदमी सोहल था। डोगरा के कत्ल के फिराक में होटल की किसी ऊपरली मंजिल से मेरी बालकनी में उतरा था। सोहल ले गया था मेरी रिवॉल्वर मुझसे छीनकर। उस रिवॉल्वर का उस छोकरी के अधिकार में होना अपने आप में सबूत है कि सोहल के साथ कोई लड़की है जो उसके हर स्याह सफ़ेद काम में उसके साथ शरीक है। सुलेमान खामोश रहा। एकाएक वो किसी गहरी सोच में डूब गया लगने लगा। कितनी ही देरी खामोशी रही। दंडवते, अंत में सुलेमान बोला। जी सुलेमान साहब, दंडवते बोला। जिस घटना का जिक्र शांतिलाल कर रहा है, उसकी तुमने मुझे ये रिपोर्ट दी थी कि शांतिलाल के कमरे में वो चोर यानी कि सोहल होटल की 7वीं, 8वीं या 9वीं मंजिल से नीचे उतरा था, और इस बात का अंदाज़ा तुमने उस रस्सी की लंबाई से लगाया था जो कि एक सिरे पर लगे लोहे के हुक से उखड़ जाने की वजह से नीचे जा गिरी थी, ठीक? जी हाँ। शांतिलाल के स्वीट की बालकनी की सीध में ऊपर 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर 3 ही बालकनियाँ थीं, जिनमें से किसी एक से वो नीचे उतरा था। वो 8वीं मंजिल की बालकनी से नीचे उतरा था साहब। 7वीं और 9वीं मंजिल के वैसे कमरे खाली थे और उन्हें ताले लगे हुए थे जिन्हें कि छेड़ा नहीं गया था। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि 8वीं मंजिल के स्वीट में चंडीगढ़ से हनीमून के लिए वहां आया एक जोड़ा था। दोनों संपूर्ण नग्नावस्था में एक दूसरे की बाहों में जकड़े बेसुध पलंग पर सोए पड़े थे और दरवाज़ा बंद करना वे भूल गए थे। सोहल चुपचाप उनके स्वीट में घुस गया था और बालकनी के रास्ते नीचे उतर गया था। तुमने मुझे जो बताया था वो मुझे बखूबी याद है, सुलेमान शुष्क स्वर में बोला। लेकिन तब मैंने तुम्हारी बात सिर्फ सुन ली थी। तब मैंने तुम पर विशेष गौर नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि वो सोहल का कारनामा था। आज उस घटना की मुझे एक नई अहमियत दिखाई दे रही है। दंडवते खामोश रहा। दंडवते सोहल को क्या सपना आया था कि 8वीं मंजिल पर
एन शांतिलाल के स्वीट की बालकनी के ऊपर के कमरे में एक ऐसा हनीमूनिंग कपल ठहरा हुआ था जिसकी छोटी मोटी आवाज़ से अभिसार में डूबी नींद नहीं खुल सकती थी, और जो खास उसकी सहूलियत के लिए अपने स्वीट का दरवाज़ा भीतर से बंद करना भूल जाने वाले थे। उसे ना सिर्फ सपना आया बल्कि अपने सपने के सच होने की उसे इतनी गारंटी थी कि वो एन उतनी ही लंबाई की हुक लगी रस्सी साथ लेकर आया जो कि शांतिलाल की बालकनी तक पहुंचने के लिए दरकार थी। दंडवते सकपकाया। इसका क्या मतलब हुआ दंडवते? इसका मतलब तो ये हुआ कि उस जोड़े ने सोहल की मदद की थी। दंडवते बोला। वो किस खुशी में? उन्हें मजबूर किया गया होगा। कैसे? जब तक सोहल रस्सी के सहारे बालकनी से नीचे उतरा होगा तब तक कोई, शायद उसकी सहयोगिनी, वो लड़की ही होगी जिसका जिक्र अभी शांतिलाल ने किया है, उस जोड़े की छाती पर पिस्तौल रखकर बैठा रहा हो। कबूल। फिर सोहल और उसकी सहयोगिनी के वहाँ से चले जाने के बाद उन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया? 5 स्टार होटल में हुए इस हादसे की रिपोर्ट क्यों नहीं की? किसी वजह से उन्होंने चुप रहना ही मुनासिब समझा होगा। आखिर सोहल ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो दोस्तों, ये था विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 13। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।